Good morning, everybody. Good morning. ठीक है, तबीयत सुधार लग रहा है मुझे भी। बताइए, क्या लिखी थी आखिरी बात हमने रीजनिंग में? हम आई थिंक डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट पर आ गए होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोहरी बैठक व्यवस्था जो आती है डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में। कल हमने एक सवाल किया होगा TUV WXYZ वाला। तो ये लिखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में लिखिएगा 2 पंक्तियों वाले सवाल में 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं जिनमें प्रत्येक में 5 व्यक्ति हैं। इस प्रकार आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में BCDEF बैठे हैं। इन सभी का चेहरा दक्षिण की ओर है और पंक्ति 2 में RSTUV बैठे हैं और इन सभी का मुख उत्तर की ओर है। दी गई बैठक व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति के अन्य सदस्य की ओर है। फिर जानकारी आपको ये दी गई है। तो पहले हिंदी वाले लोग लिख लीजिए। अगर आपके पास अतिरिक्त मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट के लिए इंग्लिश दिखा देता हूँ, फिर मैं हिंदी वापस पहले दिखाऊंगा और फिर इंग्लिश पर आएंगे। हम इसमें एक तरीका सीखेंगे कि उत्तर बहुत आसानी से निकाल सके। लिख लिया है, अब हम इंग्लिश में कर रहे हैं। 10 person are sitting in 2 parallel rows containing 5 person each in such a way that there is equal distance between adjacent person. In row 1, BCDEF are seated and all of them are facing south. In row 2, RSTUV and all of them are facing north. R sits second to the right of U. The person facing R sits to the immediate left of D. Only one person sits between D and E. He does not sit at the extreme end of line. The person facing E is an immediate neighbor of D. S sits third to the left of D. F is not an immediate neighbor of D. B does not face U. इसमें डायग्राम एक नहीं 2 या 3 बनाने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, और एक साथ ही बनाने पड़ते हैं ताकि आंसर जल्दी आ सके। अगर ऐसा सवाल आएगा तो एटलीस्ट 4 या 5 प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछेगी।
जिनका आंसर आ गया वो हमें बताएं मध्य के दोनों लोग कौन है, बी और आर। बढ़िया, कोई बात नहीं, जिनका आंसर नहीं आया आगे मैं हल करके दिखा रहा हूं आप लोगों को कि ऐसे सवाल कैसे हल करने चाहिए। इनके चेहरे साउथ की ओर रखेंगे, इनके चेहरे नॉर्थ की ओर। ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा। बताइए मुझे पहली जानकारी क्या थी। आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड राइट, ठीक है, सेकंड राइट। पहली जानकारी तो ये थी कि यहां बैठने वाले लोग बी सी डी ई एफ होंगे और यहां पर आर एस टी यू वी होंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाले लोग उसने बता दिए थे। पहले हम किसको बिठाएंगे, यू को। यू के सेकंड, फर्स्ट सेकंड राइट पर आर बैठेगा। अब देखो, हो सकता है कि आप में से कई लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि यू को आपने यहां बैठाया और उत्तर आ गया, तो ये किस्मत थी। ओरिजिनली ऐसा हुआ जरूरी थोड़ी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहां एक और संभावना बनती है कि यू यहां होता तो आर यहां आता। यहां एक और संभावना बचती है कि यू यहां होता तो आर। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप केवल एक चित्र लेकर नहीं चलेंगे, आप तीनों जितनी पॉसिबिलिटीज है सब बनाइए, घबराइए नहीं। कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी 100% सही होगी। जो सही होगी वो धीमे धीमे आने वाली जानकारियों में भी सेट होगी, और जो नहीं सही होगी वो गलत हो जाएगी। फिर अगली जानकारी पढ़िए, अगली जानकारी क्या थी। द पर्सन फेसिंग आर सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इधर देखो, जो व्यक्ति आर को देख रहा है वो ये है। वो कह रहा है कि डी के ठीक बाएं बैठा है, मतलब डी यहां बैठा होगा, तभी डी के ठीक लेफ्ट में वो व्यक्ति बैठेगा जो आर को देख रहा होगा। मतलब इन दोनों के बीच में डी आना चाहिए। जो व्यक्ति आर को देख रहा है वो डी के ठीक लेफ्ट में होना चाहिए। जो व्यक्ति आर को देख रहा है वो डी के ठीक लेफ्ट में होना चाहिए। तो अभी हम तीनों जानकारियों में उसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। अगर डी यहां है तो फिर ई यहां होगा। डी यहां है तो ई यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, और बी यहां है तो ई यहां होगा। और जैसे शमीन कह रहा है, मेघा कह रही कि ई एक्सट्रीम एंड पर नहीं होगा, मतलब किनारे पर नहीं होगा, तो बात तो क्लियर हो गई कि या तो पहला उत्तर होगा या तीसरा होगा, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। जो पर्सन ई को देख रहा है वो टी का पड़ोसी है। जो पर्सन ई को देख रहा है वो ये है। अब टी का पड़ोसी, इधर तो टी लिख नहीं सकते क्योंकि यहां आर लिखा हुआ है, तो टी यहीं पर होगा। जो व्यक्ति ई को देख रहा है वो टी का पड़ोसी है, फिर टी को इधर ही लिखा जा सकता है। एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जो एस है वो टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला, दूसरा, तीसरा, लेफ्ट में एस,
तो यहां बच गया एक V, लेकिन यहां पर लेफ्ट नहीं राइट में बैठ रहा है S, इसलिए ये वाली जानकारी से ये पता चला कि आखिरी वाला डायग्राम भी गलत है। अब अगली जानकारी, F D का पड़ोसी नहीं है, तो F को यहां बिठा दो। B U को नहीं देख रहा है, तो B यहां देखा दो। आंसर आ जाएगा C D B E F U S R V T। देखो, उत्तर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये सीखो कि मैं हल कैसे कर रहा हूं। आपके लिए तो सीखना क्या है कि हल कैसे करना है, कि हमें एक डायग्राम नहीं। अब जैसे हो सकता है किस्मत थी आप में से कई लोगों की कि ये डायग्राम बनाया और यही उत्तर था, लेकिन हमें तो एक श्योरिटी चाहिए ना। तो ऐसी जगह पर चेतन आप क्लास फिर देखोगे, मैं फिर नहीं समझा पाऊंगा, बल्कि आप क्या करोगे कि ऐसी जगह पर आप तीनों संभावनाएं लेकर चलोगे। तो यहां फाइनली सीटिंग अरेंजमेंट नाम का ये टॉपिक खत्म होता है। अब मैं आपको पजल में, याद है आपको पजल में मैंने क्या क्या लिखवाया था? क्लासिफिकेशन, कोई बात नहीं सुशील। फिर मैंने सीटिंग अरेंजमेंट, फिर मैंने लिखवाया था सिलेक्शन टेस्ट और कंपैरेटिव स्टडी। तो आज हम शुरुआत करेंगे सिलेक्शन टेस्ट की। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि थोड़े नए टाइप के सवाल है, कई किताबों में आपको इसके सवाल न भी मिले, पर शीट में है मेरी वाली। इसमें आपको एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और टीम बनाने की कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं। आपको टीम बनानी नहीं है क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको एलिमिनेट करनी है कि कौन सी टीम ऐसी है जो नियमों का पालन नहीं करती, उसको हटा दो, जो पालन करती है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, जो अभी हमसे जुड़े हैं, यदि अब यहां से शुरुआत करें, हम पजल में शुरुआत करने जा रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट की। बस मुझे शीट डाउनलोड करने दीजिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी ने 2014 में, 2016 में अच्छी तरह से सवाल पूछे हैं और काफी इजी सवाल है, बस पता ना हो तो कठिन रहेंगे। जैसे 5 बच्चों की एक टीम, 5 लड़के एबीसीडी और 4 लड़कियां पीक्यूआरएस से बनानी है। चयन की कुछ शर्तें हैं। ए टीम ऑफ 5 चिल्ड्रन इज टू बी मेड आउट ऑफ 5 बॉयज एबीसीडी एंड 4 गर्ल्स पीक्यूआरएस। सम ऑफ द सिलेक्शन कंडीशन आर, ए तथा एस एक साथ में चुने जाएंगे। दैट मीन्स वे एक साथ ही जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। मतलब टीम ऐसी होगी 5 लोगों की कि अगर ए चुना गया तो एस को चुनना ही पड़ेगा। पी कहता है कि मैं आर के साथ नहीं जाऊंगा, जैसे होता है ना टीम में कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसके साथ जाऊंगा, इसके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसी चीजें चलती हैं। डी क्यू एक साथ नहीं जा सकते, सी और ई एक साथ जाएंगे, आर के साथ बी नहीं जा सकता। ऐसे सवाल इसमें आते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तरीका सीखना बहुत मजेदार और इजी तरीका है। पहली बार आपकी लाइफ में सवाल आएगा तो शायद आप में से कई लोग सवाल स्किप कर देंगे बड़ा सवाल देखते हुए, जबकि मैं कहूंगा ऐसे सवाल मत छोड़ना। लिख लिया है?
अब देखो इसमें दूसरा चैलेंज क्या है। दूसरा चैलेंज है कि प्रश्नों को हल करते समय हम इन सारी जानकारी को मेमोराइज तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कंडीशंस को लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कि ए एंड एस एक साथ जाएंगे, सी एंड ई, सॉरी पी एंड आर, सी एंड ई, पी एंड आर, फिर डी एंड क्यू, फिर सी एंड ई, फिर आर एंड बी। अब क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, इसे नोट करो इमीडिएटली। अब ये फायदा हुआ कि आपको एक साथ एक नजर में ही पता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है कि कौन किसके साथ जाएगा और कौन नहीं जाएगा, तो इससे हमारा थोड़ा रीडिंग टाइम बच जाएगा, हमें केवल एक बार देखकर आइडिया लगा लेना होगा। इसे कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब जरा पहले सवाल को देखना, मैं सिखा रहा हूं। यदि टीम के दो सदस्य लड़के हो, मतलब टीम में दो लड़के होने चाहिए, तो कौन सी टीम जा सकती है। तो पहले मैं चेक करता हूं टीम में दो लड़के हैं या नहीं। दो लड़के, दो लड़के, दो लड़के, दो लड़के सभी हैं। अब चेक करते हैं हमारी शर्त के अकॉर्डिंग। ए के साथ एस होना चाहिए था, पी के साथ आर नहीं होना चाहिए था, डी के साथ क्यू नहीं होना चाहिए, सी और ई साथ में, आर और बी साथ में नहीं होना चाहिए। तो पहले डी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं। सी के साथ क्या शर्त थी, मैं चेक करता हूं सी के साथ क्या शर्त थी भाई। सी के साथ ई होना चाहिए है, ठीक है। ई के साथ कोई और शर्त तो नहीं थी। फिर एस के साथ शर्त क्या थी, एस के साथ ए होना चाहिए था। तो हमने कहा भाई एस के साथ ए नहीं है, इसलिए ये टीम नहीं जा सकती, क्योंकि शर्त के अकॉर्डिंग एस अकेले नहीं जा सकता है। तो हमने कहा ये टीम तो नहीं जाएगी। आगे भी मुझे एस दिखा, तो एस के साथ ए नहीं था, तो मैंने कहा भाई ये टीम भी नहीं जा सकती। एस के साथ तो ए होना चाहिए था, ए के साथ एस था, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर डी, डी के साथ क्यू नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा भाई डी के साथ क्यू नहीं जा सकता, ये टीम भी नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे सर तीन टीम तो खत्म हो गई, फिर जब तीन टीम खत्म हो गई तो हो गया, उत्तर हमें आ गया। चेक कर लेते हैं कंडीशन पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। ए के साथ एस है, बी के साथ आर नहीं चाहिए, आर बिल्कुल भी नहीं है, पी के साथ आर नहीं चाहिए, नहीं है, क्यू के साथ डी नहीं चाहिए, नहीं है। हमने कहा भाई ये टीम चलेगी, क्योंकि इस टीम में ए के साथ एस है और जो नहीं होनी चाहिए थे वो नहीं है। अब यहाँ एक और चीज, टीम बनाना मत, एक और चीज की मुझे रटा हुआ है सब, मुझे पता था कि ए आंसर है, इसलिए मैंने डी चेक किया। आप ए से ही चेक करना, बस मैं सिखाने के लिए आपको दिखा रहा था कि ऐसे तीन टीम एलिमिनेट करके चौथी टीम को आंसर मानेंगे। ठीक है, लिख लिया सवाल आप लोगों ने, ऑप्शन लिख लिए थे, तेजी से लिख लीजिए, क्योंकि अब अगला सवाल इसी पर, एटलीस्ट 4 या 5 सवाल इस पर होते हैं। लिख लिया है। यदि टीम का एक सदस्य आर है तो निम्न में से कौन सी टीम बन सकती है। एक मेंबर आर चुन लिया गया है, तो बचे हुए 4 लोग चुनने हमें, क्योंकि 5 लोगों की टीम बनानी थी। शर्तें वही है। बताएं। पहली टीम में क्या प्रॉब्लम है, आपने आर चुन लिया है, तो पहली टीम में क्या प्रॉब्लम है। आर के साथ, आर के साथ पी नहीं जा सकता है, और पहली टीम में तो पी को चुन लिया था। हम कहेंगे भाई आर के साथ तो ये पी जा ही नहीं सकता है। आर के साथ तो पी जा ही नहीं सकता है।
दूसरी टीम में प्रॉब्लम है कि डी और क्यू एक साथ ले लिए, जबकि डी और क्यू एक साथ नहीं जा सकते थे। एस अकेला तो जा ही नहीं सकता था, एस के साथ ए होना चाहिए था। और जब ये तीन टीम नहीं जा सकती तो एस के साथ ए भी है, सी के साथ ई भी है, और इनका आर के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अब आप ट्राई करिए। यदि टीम की दो सदस्य लड़कियां हो और एक सदस्य डी हो तो कौन सी टीम जा सकती है? पहला और दूसरा क्यों नहीं? बहुत बढ़िया। अगर हमने डी को चुन लिया तो डी के साथ क्यू नहीं जा सकता, अकेले एस नहीं जा सकता। क्या सवाल समझ में आ रहे हैं? पहली बार जब ये सवाल आएंगे ना तो बहुत तकलीफदायक हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि कैसे हल करना है। अब अगली बार से हम पोल लेंगे इसमें। इसमें हमें एलिमिनेट करना है जो भी लाली कह रही है कि समझ में नहीं आया। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस ये शर्तें दी हुई है और उन शर्तों को देख रहे हैं कि कौन पूरा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जो लाल लाली टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वही कंफ्यूज है। जो टीम नहीं बना रहे वो डायरेक्ट बता रहे कि देखो भाई ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शर्त का उल्लंघन कर रहा है। ए और सी टीम के सदस्य एक साथ ए और सी चुन लिए जाए, ए और सी टीम के सदस्य हो, तो कौन सी टीम नहीं बनाई जा सकती? ए और सी टीम के सदस्य हो, मतलब ए और सी चुन ही लिया हमने, तो कौन सी टीम नहीं बनाई जा सकती? देखो, ए को चुनने का मतलब कि एस को लेना ही पड़ेगा, सी को चुनने का मतलब कि ई को लेना ही पड़ेगा। तो टीम में कोई हो ना हो, ई और एस तो होने ही चाहिए। तीनों में है, पर यहां एस नहीं है, और अगर एस नहीं है तो ए अकेला जा नहीं सकता, मतलब ये टीम नहीं बनाई जा सकती। पी को शामिल करते हुए तीन सदस्य लड़कियां हो तो कौन सी टीम बन सकती है? पी को शामिल करते हुए, मतलब पी ऑलरेडी चुन ली गई है।
कौन सी टीम बन सकती है? तो पी के साथ आर नहीं जा सकता। मतलब जिन लोगों ने डी लगाया वे तो बिल्कुल मूर्ख है, गधे हैं। जिनको मैं बार बार कह रहा हूं कि लिखा है कि पी के साथ आर नहीं जा सकता, फिर भी वो गधे बार बार आर को ही टीम के साथ भेज रहे हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा भगवान कि तुम चाहोगे कि आईएएस बनना और बनोगे हवलदार। जब कह दिया उसने कि पी के साथ आर नहीं जा सकता तो क्यों उसको चुन रहे हो? अकेला एस नहीं जा सकता, अकेला एस नहीं जा सकता, क्यू के साथ डी नहीं जा सकता। ये यूपीएससी 2014 का प्रश्न दिखा रहा हूं अब मैं, इसको सॉल्व करिएगा, पहले नोट कर लीजिए। एक टेनिस कोच के पास 7 खिलाड़ी, वो इनमें से 4 खिलाड़ियों की एक टीम बनाना चाहता है। ये यूपीएससी का सवाल। इसके पास 3 पुरुष सदस्य एबीसी और 4 महिला डब्ल्यूएक्सवाईजेड है। मतलब 7 खिलाड़ी है एबीसी डब्ल्यूएक्सवाईजेड, 4 लोगों की एक टीम बनानी है। टीम में कम से कम 2 पुरुष होने चाहिए। बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, सी जेड के साथ नहीं खेल सकता और डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेल सकता। तेजी से प्रश्न लिख लीजिए। उसको सिंबॉलिक फॉर्म में बदल दीजिए। बी एंड डब्ल्यू नहीं, सी एंड जेड नहीं, डब्ल्यू एंड वाई नहीं, एक साथ नहीं जा सकते। यूपीएससी ने 3 प्रश्न पूछे थे, देख लीजिए। यदि वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए, वैसे भी जो नहीं चुना जाता उस पर गोरी मत करो, पर वाई को चुना गया तो कौन सी टीम जाएगी? बहुत बढ़िया। चलो, यूपीएससी का क्वेश्चन तो सही हल कर पा रहे हैं। बी के साथ डब्ल्यू जा नहीं सकता, डब्ल्यू जाएगा नहीं, बी तो लिया ही नहीं आपने, मतलब वाई के साथ डब्ल्यू नहीं जा सकता, सी के साथ जेड नहीं जा सकता, ऑब्वियसली बी आंसर। वाई के साथ जहां जहां डब्ल्यू है वो तो आ ही नहीं सकते थे जिन लोगों ने ए और डी लगाया। मेरे हिसाब से उनका जो मस्तिष्क है वो जम गया है ठंड के कारण। मतलब जैसे तबीयत तो मेरी खराब है लेकिन उनका मस्तिष्क वर्क नहीं कर पा रहा है। मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये शर्तें पूरी करते हुए बनाना है। यदि बी को चुना जाए और वाई को नहीं, इस बार बी को चुना जाए, ये यूपीएससी का सवाल है। उस साल कई स्टूडेंट इसे छोड़कर आए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 92% लोग जिन्होंने सही आंसर लगाए, आप लोगों की ही जरूरत है।
और आप लोगों को ही आगे बढ़ना है। देश को जितना अच्छा मस्तिष्क मिलेगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा। बी के साथ डब्ल्यू नहीं जा सकता, सी के साथ जेड नहीं जा सकता। अब थोड़ा कठिन सवाल इसमें क्या बन सकता है, यदि तीनों पुरुष चुने जाए तो कुल कितनी टीमें बन सकती हैं। अब यहां आपको टीम बनाना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है कुल कितनी टीमें, और ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि एक टीम बनेगी, दो टीम बनेगी, तीन टीम, चार टीम। अगर तीनों पुरुष चुनकर टीम बनाई जाए, क्योंकि टीम में न्यूनतम दो पुरुष होने चाहिए, दो से ज्यादा चलेंगे लेकिन दो से कम नहीं, तो न्यूनतम दो पुरुष मतलब तीन पुरुष भी चल जाएंगे। अगर तीनों पुरुष चुन लिए जाते तो कितनी टीमें बन सकती थी, जबकि आपको पता है बी एंड डब्ल्यू एक साथ नहीं। ठीक है, ये थोड़ा कठिन सवाल है, ऐसे सवाल में गलती कर लेना एक नॉर्मल बात मानी जा सकती है। तो हम कहेंगे कि देखो भाई, तीनों पुरुष चुने जाते तो एक टीम तो बनती ए बी सी डब्ल्यू, ए बी सी एक्स, ए बी सी वाई, ए बी सी जेड। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो ज्यादा से ज्यादा चार टीमें बन सकती थी, लेकिन कंडीशन के मुताबिक बी के साथ डब्ल्यू नहीं खेल सकता, सी के साथ जेड नहीं खेल सकता, तो फिर बची केवल ये दो ही टीम, ए बी सी एक्स और ए बी सी वाई। बढ़िया, फिर भी 40% लोग सबसे ज्यादा। ये आया हुआ सवाल था यूपीएससी में। ठीक है, अब मैं वो सवाल आपको दिखा रहा हूं जो आप घर पे ट्राई करेंगे। आने वाला इस साल में तो अगले साल आप खुद कहेंगे कि सर एज इट इज कट पेस्ट हुआ, नाम वाम थोड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हाँ एज इट इज सवाल आया जो आपने कहा था। आने वाले सवाल का सवाल दिखा दे रहा। एक कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड। तीन अकाउंट असिस्टेंट एबीसी है, ए बी सी। पांच अकाउंट ऑफिसर डी ई एफ जी एच है। इसके प्रबंधन ने अन्य शहर में नया कार्यालय खोलने की योजना बनाई। इसमें तीन अकाउंट ऑफिसर भेजे जाएंगे इन पांच में से, और दो अकाउंट असिस्टेंट भेजे जाएंगे इन तीन में से। पर चयन की कुछ शर्तें हैं। ए और सी एक दूसरे में गलतियां ढूंढते रहते, काम कम करते और गलतियां ढूंढते रहते, उन्हें एक साथ नहीं भेजा जाएगा। सी और ई अकेले अच्छा कार्य करता है लेकिन टीम के रूप में नहीं, उन्हें भी एक साथ नहीं भेजेंगे। डी और जी में अच्छे संबंध नहीं है, उन्हें भी एक साथ नहीं भेजेंगे। डी और एफ में पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, उन्हें भी एक साथ नहीं भेजा जाएगा। लिख लीजिए पहले हिंदी वाले, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास तीन अकाउंट असिस्टेंट एबीसी और पांच अकाउंट ऑफिसर डीई एफ जी एच है। इसके मैनेजमेंट में नया ऑफिस खोलने की योजना बनाई है। टू अकाउंट असिस्टेंट और तीन अकाउंट ऑफिसर, मतलब कुल पांच लोग भेजे जाएंगे आठ स्टाफ में से। और कुछ शर्तें हैं। लिखना शुरू करिए।
अब मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आपको घर करना है मतलब। अब हम मैथ स्टार्ट करेंगे। चार सवाल जो आएंगे, पहला क्वेश्चन है, यदि सी और एफ नए कार्यालय जा रहे हो तो कितनी टीम बनाई जा सकती, कितनी, मतलब यहाँ टीम बनानी पड़ेगी। जहां पूछा था कितनी टीम, दूसरा प्रश्न, यदि सी को नए ऑफिस भेजा जाए तो सी के साथ कौन नहीं जा सकता, कौन है जो सी के साथ नहीं जा सकता। उपयुक्त शर्तों के आधार पर कौन सा व्यक्ति नए ऑफिस अवश्य जाएगा। अभी पोल नहीं, अभी आपको घर पे ट्राई करना है इसे। और यदि नए कार्यालय, डी नए कार्यालय जा रहा हूं, डी डी विल बी द, इफ डी goes to new office, then which one statement is true, तब कौन सा कथन सही होगा। या आप ट्राई करिएगा, बाकी तो फिर मैं हल करके दूंगा ही खुद। आइए टाइटल डालिए फिर आप मैथमेटिक्स में, हमें परसेंट आज खत्म करना है। कल आखिरी सवाल क्या होगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% है, 128 मार्क्स आए, फिर भी 32 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने थे यहाँ पर। यहां तक की बात हुई होगी, लिखना उसी में, अभी कॉपी बदल दी होगी आप लोगों ने, लिखना। थोड़े कठिन सवाल देख रहे हैं हम पास फेल वाले में, और फिर नए टाइप पर आएंगे, अभी कल वाले टाइप पर ही। मोहन सिक्योर्ड 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में मोहन के 30% अंक आते हैं, एक परीक्षा में मोहन के 30% अंक आते हैं,
तथा वह 20 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। In examination, Mohan secured 30% marks and he declared fail by 20 marks. सोहन secured 40% marks. सोहन के 40% अंक आते हैं। सोहन secured 40% marks. सोहन के 40% अंक आते हैं। And he got 40 marks more than the minimum to pass. तथा वह न्यूनतम से 40 अंक अधिक लेकर आता है। तथा वह न्यूनतम से 40 अंक अधिक लेकर आता है। Then what is the minimum passing marks and maximum marks of the examination is? तब इस परीक्षा के न्यूनतम पासिंग मार्क्स तथा अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। दो तरीके बताऊंगा मैं। बहुत बढ़िया, जिन लोगों के भी आंसर आ रहे हैं, बाकी मैं आपको अभी दोनों तरीके बताऊंगा। दोनों में जो आपको बेटर लगता है वो आप यूज कर लीजिएगा। दोनों ही तरीके बेटर है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कैसे हम हल करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को। पहले तो किताबी तरीका दिखा देता हूं मैं। किताबें क्या कहती है? किताबें कहती है कि माना सपोज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज एक्स, मतलब परीक्षा के अधिकतम अंक एक्स है। मान लीजिए कि अधिकतम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? एक्स है। तो मोहन को क्या हुआ? मोहन को उस एक्स का 30% मिला। ये मोहन के मार्क्स आ गए। एक्स का 30% मतलब मोहन के मार्क्स आ गए। उसे हमने 20 नंबर और दे दिए। 20 नंबर और दे दिए। सोहन को उस एक्स का 40% मिला और उससे 40 नंबर हमने ले लिए, तब भी दोनों के मार्क्स पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम से 40 ज्यादा थे, मिनिमम से 20 कम थे। तो भाई 20 का मतलब 20 दे दो तो मिनिमम आ जाएंगे, दोनों मार्क्स बराबर कर दो। 0 से 0 कैंसिल। तो ये 3x/10 प्लस 20, 4x/10 माइनस 40। नंबर को इधर ले आओ, x को उधर जाने दो। 40 प्लस 20, 4x/10 माइनस, ये क्योंकि बदलेंगे तो साइन बदल जाता है, तो नीचे तो 10 ही है, सीधा x, 4x माइनस 3x। तो x की वैल्यू आ गई 600। इसका मतलब हमें पता चल गया कि मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 600 थे। अगर आपको 600 x की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू या तो यहां रख लो या यहां रख लो। मिनिमम मार्क्स थे, निकल आ जाएंगे। x की जगह 600 रखा मैंने, इसका मतलब 200 मिनिमम पासिंग मार्क्स थे और 600 मैक्सिमम मार्क्स थे।